बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नई असाइनमेंट MTH 100 की असाइनमेंट 1। और सर मंसूर खुर्शीद साहब इसके सेक्शन इंचार्ज हैं। ये अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं की। स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पर ये अपलोड कर रहा हूँ, सेक्शन इंचार्ज सर मंसूर साहब की असाइनमेंट। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों में शेयर करें। ठीक है, यही चीज़ हमारी मोटिवेशन का बायस होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही आपको अच्छे सलूशन क्वालिटी वाले जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अपनी असाइनमेंट आप खुद टाइप करें मैथ टाइप पे, इससे आपको पेपर में भी आसानी होगी यूज़ करने में, प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट तो खैर मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ करवाऊँगा। बस आपने समझना है। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहीं पे आपकी क्लियर करवा दूँगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका सलूशन है। इसमें हमें 2 सेट्स गिवन हैं। वो इस तरह मतलब सेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं। वो आपने खुद बनाने हैं। उन्होंने कहा है कि सेट एक जो है वो ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 1 है। यानी कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स हैं जिनमें 1 जो है वो एज ए मल्टीपल आ रहा है। तो आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा के देख रहे हैं, उसमें नंबर 1 जो है वो लाजमी मल्टीपल के तौर पे आता है। ये देखें 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, 8 इंटू 1, ये सारे जो है मतलब कि इनमें 1 एज ए फैक्टर आ रहा है, एज ए मल्टीपल आ रहा है। तो हमने पॉजिटिव मल्टीपल्स लेने हैं। 1 के जो हैं वो पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये भाई आपने सिर्फ नेचुरल नंबर ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हर नंबर में 1 एज ए फैक्टर भी आ रहा है और दूसरा ये पॉजिटिव है। माइनस नंबर नहीं लेना आपने। ये देखें उसने पॉजिटिव मल्टीपल्स बताया है, तो उसने कोई रेंज नहीं बताई कि इसकी लिमिट क्या है। ये भाई इन्फिनिटी तक, ये जो मैंने आगे डार्ट्स लगाए हैं ना, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है। दूसरा उसने जो बताया है सेट हमारे पास बी है, उसने कहा है कि भाई वो हमारे पास है ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ऐसे नंबर होंगे उसमें जिनमें 3 जो है वो एज ए मल्टीपल होगा, एज ए फैक्टर होगा। ठीक है। तो वो कौन से नंबर होते हैं? बचपन में आपने 3 का टेबल पढ़ा होगा। तो वो अगर आप 3 का टेबल इन्फिनिटी तक किसी लिमिट के बगैर, वहाँ तो हम 10 तक पढ़ते थे ना, 10 या 30। तो यहाँ पे आपने इन्फिनिटी तक पढ़ना है, कोई लिमिट नहीं उसने दी हुई। तो आपने टेबल स्टार्ट कर देना है 3 का। जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं वो टेबल होता है 3 का। तो ये देखें 3 6 9 12 15 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये देखें ये 3 का टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि हर नंबर में 3 एज ए फैक्टर आ रहा है। 3 में भी 3 आ रहा है, 6 में भी 3 आ रहा है, 9 में भी, 12 में भी, 15 में भी, और जितने भी आगे लिखेंगे इसमें 3 लाजमी आएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। और हमने सारे नंबर पॉजिटिव लिए हैं। अब हमने चेक क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं। हमने चेक करना है पहले में कि आपने बताना है कि क्या ए सेट जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। अगर है तो फिर भी रीज़न दे, अगर नहीं है तो तब भी आपने रीज़न देनी है कि क्यों नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ए को हमने चेक करना है कि वो बी का सबसेट है। एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट कब होता है? जब पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। अगर हमने ए को बी का सबसेट चेक करना है तो हमने चेक करना है कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हों। तो आप तो पहला दूसरा एलिमेंट ही देख लें, 1 और 2। 1 और 2 को इसमें देख लें, वो ही नहीं मौजूद। ये देखें यहाँ पे बी में कहीं भी 1 और 2 मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आपको एक एलिमेंट भी अगर ऐसा मिल गया ए का जो बी में मौजूद नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ए सबसेट है बी का। फिर वो सबसेट नहीं होगा, फिर ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा लिखा है कि नो। आंसर तो इसका नो आ गया, क्योंकि हमें ये देखें 1 2 पहले नंबर पे 2 एलिमेंट्स मिल गए जो कि बी में मौजूद नहीं है। नो बिकॉज ए कंटेन्स नंबर्स लाइक, देखेंगे ये ए में जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी नेचुरल नंबर गिनती लिखी हुई है हमारी। लेकिन जो बी में है, बी में तो नंबर छोड़ के आ रहे हैं ना। ये देखें शुरू में 1 2 नहीं है, फिर 4 5 नहीं है, फिर 6 7 नहीं है, इस तरह नंबर छोड़ के आ रहे हैं। तो भाई ये जो बाकी नंबर हैं वो किधर जाएंगे? तो इसका मतलब है जो ए सबसेट है, ए सेट जो है वो बहुत बड़ा सेट है और इसमें नंबर मिसिंग है, ये वाला सेट। तो ए कभी भी बी का सबसेट नहीं हो सकता। आप इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो मैंने रीज़न लिखी है ये भी लिख सकते हैं। दूसरा आप कोई एलिमेंट ले लें ए का,
जो बी में नहीं है। ये देखें 1 ले लें 2 ले लें, तो आप उसको लिख लें इस तरह के 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, वो फिर प्रूव हो जाएगा कि ए जो है वो सबसेट नहीं है। तो ये देखें मैंने लिख दिया कि सो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो लाइन ऊपर लगाई होती है ना, इसका मतलब है कि नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो दूसरा हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि मुश्तरक जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो आते हैं। तो इसका एक तो जो है वो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो छोटा सेट होता है ना दोनों में, वो एज ए आंसर आ जाता है। जो छोटा सेट होगा ना, क्योंकि हमने चेक करने हैं दोनों में मुश्तरक, तो जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट में कंटेन हो जाएगा, बड़े सेट में मौजूद होगा, तो हम बोल देंगे कि ये छोटा सेट जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर है। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, हमने ये ए सेट लिख लिया, ये इंटरसेक्शन बी सेट लिख लिया। अब देखें कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। मैंने आपको बताया था ना कि छोटा सेट इसमें कौन है, वो मैंने आपको बताया कि ये 3 6 9 12 वाला, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इसकी निस्बत कम है, तो ये छोटा एलिमेंट है। देखें कि इसमें ये तो गिनती है ना, ये तो नेचुरल नंबर है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स आएंगे दुनिया के। तो जब इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे तो ये वाले भी आएंगे, ये कॉमन जो है ये वाले। तो जब ये दोनों आपस में कॉमन हो गए, यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन में भी आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 3 6 9 12 15 के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। यानी आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से जहाँ से मर्जी ले लें तो ये इसमें तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो गिनती है ना, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसका माड दिया गया है, मॉडुलस दिया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये जो दो लाइंस लगाई हुई हैं साइड पे, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और सारे की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक कानून पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल में हो, ए बटा बी की शक्ल में कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हों, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और ए बटा बी की शक्ल में है, डिवाइड की शक्ल में लिखे हुए हैं, और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू हो सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है हम उसको अलहदा जो है वो डील कर लेते हैं। यानी कि ए का एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा कर देते हैं, बी का एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा कर देते हैं, और दरमियान में हमारे पास ये बटा ही रहेगा, तकसीम ही रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये रूल अप्लाई किया इस चीज़ पर जो गिवन थी। तो 5 आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा आ गई, नीचे 3 माइनस आयोटा की अलहदा आ गई। अब हम इन दोनों को अलहदा कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें। 5 आयोटा की हमने की है, इसमें देखें आप गौर करेंगे एक नंबर है, इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट जो है ना, कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। अयोटा वाला इमेजिनरी होता है, जो अयोटा के बगैर वाला होता है वो रियल होता है। इसका रियल नंबर गायब है, रियल पार्ट गायब है। तो हम जब भी किसी नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ए जो है वो रियल पार्ट होता है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। इमेजिनरी पार्ट इसका +5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ऊपर अंडर रूट, तो ये हल करके 25 का अंडर रूट, ये बराबर आ गया 5 के। ठीक है, नेक्स्ट हम 3 माइनस आयोटा वाला पार्ट करते हैं। तो ये इसका रियल पार्ट 3 है, तो 3 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से 9 + 1 10 अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा इस चीज़ को लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो इसकी ऊपर वाले की वैल्यू 5, नीचे वाली की 10 स्क्वायर रूट, ये हमने 5/10 स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये लॉ होता है कि रेडिकल्स का, ये एक लॉ है कि आपने नीचे जो है ना, नीचे अंडर रूट नहीं, बटे के नीचे नहीं अंडर रूट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 स्क्वायर रूट से ज़रब दे देंगे इसको, ये वाली एक्सप्रेशन, ये 5 × 10 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई होगी ये चीज़, और ये इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये 10 आ गया। तो 5 × 5 2 कट गया ये वाला 5 10 से, तो ये हमारे पास ऊपर 10 अंडर रूट रह गया, नीचे 2 आ गया, ये आंसर था। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें एक गिवन फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो हो गया 1/x² - 4 है। हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, डोमेन क्या होती है, डोमेन x की वो तमाम वैल्यूज़ जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ नहीं लेनी जिसके ज़रिए ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, यानी कि बटे में 0 बन जाए। जब बटे में 0 बन जाता है ना किसी फंक्शन के, तो वो अनडिफाइन हो जाता है, बटे में 0 नहीं चाहिए हमें। दूसरा, ये कम्प्लेक्स ना बने,
ये फंक्शन कम्प्लेक्स ना किसी भी सूरत बने। दो शराइत होती हैं, हमने वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ देना है जिनके ज़रिए ये अनडिफाइंड बन जाए या बटे में ज़ीरो बन जाए, या दूसरा ये कि ये कम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, तो ये देखें मैंने लिख दिया है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। ये चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, तो हमने वो एक्स की वैल्यूज़ लेनी है जिनके लिए ये चीज़ ज़ीरो ना हो। तो 1/x² - 4 इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं x+2 x-2। इसकी फैक्टराइजेशन वो a+b इंटू a-b = a² - b², वो वाला फार्मूला लगा दिया। तो अब देखेंगे आप अगर यहाँ पे -2 पुट करेंगे, ये सारी चीज़ ज़ीरो ने इससे ज़रब खाई तो ये सारी चीज़ ज़ीरो, मतलब कि बटे में ज़ीरो आ गया माइनस। इसका मतलब है कि हम x को -2 नहीं ले सकते। दूसरा, अगर हम यहाँ पे +2 पुट करें तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी ज़ीरो हो गया और बटे में ज़ीरो, तो हमारी काम ख़राब हो गया। तो हम इसका मतलब है कि x को 2 भी नहीं ले सकते। सही है। अब हमने इसके अलावा हर रियल नंबर ले सकते हैं। ये 2 और -2 के अलावा हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन की जो है वो एक्स की हर वैल्यू ले सकते हैं। यानी ये देखें मैंने डोमेन अब लिख दी है कि डोमेन आप ऑल एक्स रियल नंबर्स ले सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ये आपने निकाल देने हैं, ये आपने नहीं रखने हैं। रियल नंबर्स आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, बट x इज़ नॉट इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू 2, ये आपने नहीं लेने, लेकिन ये नहीं लेने। ठीक है, बट का क्या मतलब है कि आपने ये नहीं लेने। आल्सो आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स माइनस उसमें कर दें ये दो नंबर, 2 और -2। जब ये आप यहाँ से इस तरह लिख लेंगे ना ये वाली चीज़, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये दो रियल नंबर आपने माइनस कर दिया, तो ये आप एक्स की वैल्यू में नहीं ले सकते, डोमेन में नहीं ले सकते। तो ये इसकी डोमेन आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स रेंज की तरफ। रेंज क्या होती है? रेंज वो चीज़ होती है कि जब हम एक्स की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करते हैं ना, तो कोई ना कोई जवाब हमें मिलता है। जो जवाब आता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। ये थोड़ा सा ट्रिक के साथ निकालनी पड़ेगी रेंज, हमें इतनी ईजी नहीं है इसकी। तो हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वाई रखा, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया। अब इस चीज़ को आप उस तरफ ले जाएँ और वाई को इस तरफ ले आएँ। ठीक है, ये चीज़ इस तरफ यानी दूसरी तरफ चली गई और y जो है वो बटे में चला गया। इसका मतलब कि 1/y किसके बराबर है? x की 2 - 4। तो यहाँ से x की 2 किसके बराबर आ गया? ये -4 उस तरफ जाके +4, x की 2 बराबर 4 + 1/y। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम चेक करेंगे कि हम y की कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे तो ये फंक्शन जो है मतलब कि x की हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वाई एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले अब वाई की हम कैसे जब वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, जब वाई की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो फिर क्या होगी। हम दोनों केस चेक करेंगे वाई के लिए। तो अगर वाई हमारा ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि 1/y भी ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 है वो ग्रेटर दैन 0 है तो 1/2 भी हमारा ग्रेटर दैन 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इस लिहाज से, तो इसका मतलब ये है कि 4 + 1/y। अब जब इसमें 4 जमा कर दिया दोनों तरफ, +4 +4, तो फिर भी ये ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो पहले ही 0 था, पहले ग्रेटर दैन 0 था। हमने सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर एक ऐड किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा 0 से। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से y की वैल्यूज़ कौन सी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो बिलोंग्स टू करता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 नहीं आप डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 डालेंगे ये चीज़ इन्फिनिटी बन जाएगी ये वाली, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा 0 पे। इसीलिए मैंने ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट लगाई है। तो इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे तो वैसे ही माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही आती है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो एक पार्ट इसका रेंज का ये वाला आ गया। अब हम दूसरा पार्ट चेक करते हैं जब y हमारा लेस दैन 0 हो, यानी कि y हमारा कोई नेगेटिव नंबर हो। तो जब हम y से इस इनइक्वालिटी, जो ये वाली गिवन इनइक्वालिटी है हमारी y प्लस 4 + 1/y, जब हम इसको करेंगे y से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हमारी जो इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज कैसे होगी? क्योंकि y हमारा नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से अगर आप इनइक्वालिटी को करेंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले ग्रेटर दैन था, अब ये लेस दैन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो यहाँ से हमने क्या किया, वाई यहाँ से 4y आ गया, ये y से कट गया, तो 4y + 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y इज़ लेस देन -1/4, y इज़ लेस देन और इक्वल टू -1/4। ये देखें जो इक्वल टू का साइन आ गया है ना, तो यहाँ से सॉरी ओपन ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट डाल लें, बड़ी ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, क्योंकि -1/4 इंक्लूडेड है। ये देखें साथ ये निशान लग गया, ठीक है, इक्वल टू का, तो ये साथ आएगी, यानी आप -1/4 से लेकर सारी छोटी वैल्यूज़ भी -इन्फिनिटी तक इसमें डाल सकते हैं। ये चीज़ y के लिए ट्रू है। तो y की जो वैल्यू होगी, अब इन दोनों का यूनियन ले लें, ये वाली चीज़ का और ये वाली चीज़ का, ये दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू रेंज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक u(x) है, एक v(x), दोनों x के फंक्शन है और दोनों की वैल्यूज सेम है, 5x + 7, 5x + 7। हमने इनमें जो है वो कंपोजिशन फाइंड करनी है, दोनों फंक्शन की कंपोजिशन फाइंड करनी है। दोनों फंक्शन की कंपोजिशन करेंगे तो वो भी हमारे पास x में ही आएगी। हमने u कंपोजिशन v ऑफ x फाइंड करना है, v कंपोजिशन ऑफ u x फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को लेते हैं, पहले पार्ट को, u कंपोजिशन ऑफ v इंटू x। ये जो गोल सा निशान है ये कंपोजिशन का होता है। तो इसका लिखने का क्या तरीका होता है, u सबसे पहले ना इसको पहले ही रहने दें, बड़ी ब्रैकेट्स डालें, और v इंटू एक्स का ये v और साथ छोटी ब्रैकेट्स लेके इसको अंदर लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट्स के साथ। u को पहले ही रहने दें, बड़ी ब्रैकेट्स डालें, और v ये जो x है इसी तरह ब्रैकेट्स में इसको अंदर लिख लें। तो ये हमारे पास u, यहाँ पे v ऑफ x है तो u हमने वैसे ही लिख दिया, v ऑफ x की हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे ये रख दी। तो अब इसका क्या मतलब है कि u में जहाँ जहाँ पे x था ना, आप वहाँ पे 5x + 7 पुट करें, इस चीज़ का मतलब ये है। तो हमने 5 × 5x + 7 इस चीज़ में x की जगह पे 5x + 7 पुट कर दिया, +7, ठीक है। तो ये ज़रब दे दे सिंपल, 25x आ जाएगा, 35 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, तो 25x + 7 42 आ जाएगा जमा होकर, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम अगेन v कंपोजिशन u इंटू एक्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले v है, v को वैसे ही लिख लें, बड़ी ब्रैकेट्स डालें। अब u ऑफ x, ये देखें बाद में u ऑफ x है ना, तो अंदर u ऑफ x लिख लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि v हमने वैसे ही लिख लिया, u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली, तो u ऑफ x हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि v में जहाँ जहाँ x था ना, आपने ये चीज़ पुट कर देनी है। तो v फंक्शन ये था, 5 वैसे ही आ गया, x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, +7 वैसे ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 25x + 35 + 7 सेम 25x + 42, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर असाइनमेंट 1 पे, ठीक है, सर मंसूर साहब का, वही स्टूडेंट्स अपलोड करें। और लास्ट पे भी यही इल्तमास है कि जो भी स्टूडेंट नया आ रहा है वो उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।